एक और जो वेलकम स्टेप। एब्सोल्युटली सुधाकर जी, एक और जो आस्क रही है इंडस्ट्री की तरफ से वो ये कि जो भी फैसले यहाँ पर लिए जाएं, ऑफ कोर्स सरकार यहाँ पर प्रोएक्टिव भी रही है, लेकिन जो भी फैसले ले जाएं थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए हों, नी जर्क रिएक्शंस हमने यहाँ पर आता हुआ देखें। ये जो सरकार का फैसला है ये कैसे देखते हैं आप उस लिहाज से? यस, दिस वाज पार्ट ऑफ द हाई प्राइस एनवायरनमेंट रिएक्शन। जैसे डोमेस्टिक एक्सचेंज हुआ, स्टॉक कंट्रोल हुआ। आप देखिए स्टॉक कंट्रोल तो अनलॉक कर दिया गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली। दैट आल्सो हैज बीन अ डिमांड फ्रॉम IBPA, in fact from SCA also. Similarly, domestic exchanges in the long term was a good thing to start from a risk management perspective. So मेरे ख्याल से जो prices, जो इंडिया के जो prices है, if you really see compared to last year, or the peak prices are down by 70 to 80%, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट 40-45 to 50% तो गिरा, आपको पता ही है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ड्यूटी था, करीब 30% का जो ड्यूटी था, वो निकालने की वजह से कंज्यूमर का तो प्रॉब्लम अभी नहीं है। आई थिंक ही इज गेटिंग अ वेरी वेरी फेयर प्राइस नाउ टू बैलेंस बिटवीन डोमेस्टिक फार्मर्स एंड इंडस्ट्री। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ यूनिफॉर्म पॉलिसी। अभी जो प्रेशर्स उस टाइम में थे वो नहीं है, तो मेरे ख्याल से आज के दिन में यूनिफॉर्म प्राइस ही ठीक रहेगा। अतुल चतुर्वेदी जी, आपको भी चर्चा में यहाँ पर शामिल करना चाहेंगे। क्लियरली एक लॉन्ग स्टैंडिंग आस्क रही है, TRQs की सेंस थोड़े समय पहले यहाँ पर बननी ही बंद हो गई थी। मस्टर्ड के किसानों के लिए भी शायद ही अच्छा है, क्योंकि वहां पर भी हमने भाव गिरते हुए देखे हैं। सनफ्लावर को इसमें ना इंक्लूड करना आप कैसे देखते हैं? मनीषा जी, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो पॉलिसी आई थी ना TRQ की, ये बड़ी मिसप्लेस्ड पॉलिसी थी। इसे गवर्नमेंट ने अपने खुद के हाथ काट लिए, क्योंकि उससे कोई फायदा भी नहीं हुआ, कंज्यूमर को भी इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा मिला नहीं एक्चुअली में। क्योंकि जो बड़ी कंपनी है उन लोगों ने अगर कंज्यूम कर लिया जो भी TRQ में उनको कोटा मिला जल्दी, तो वो बाद में तो वो जो प्राइस डिफरेंस है उसके बेसिस पे बेच रहे थे। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं मिला। मेरा ये मानना है कि देर आए दुरुस्त आए, और ये सनफ्लावर पे अभी TRQ खत्म न करना, ये भी मेरे को कोई इसमें लॉजिक नहीं दिखाई देती है। क्योंकि आप सनफ्लावर को प्रमोट करना चाहेंगे अंडर TRQ और सोया को आप डिस्करेज करेंगे, ये कोई लॉजिक नहीं दिखाई देती। मेरा तो ये मानना है, और मेरा ये मानना भी है, और मेरा ये अंदाजा भी है कि ये भी वापस खत्म हो जाएगा। TRQ ऑन सनफ्लावर ऑल्सो कैन नॉट सस्टेन, क्योंकि गवर्नमेंट अपने खुद के हाथ काट रही है। आज की तारीख में जो ऑब्जेक्टिव है आपका ड्यूटी घटाने का, वो आप कभी भी कर सकते हैं या बढ़ाना घटा सकते हो। TRQ अगर आपने दे दिया तो आपने एक साल के लिए तो अपने हाथ प्रैक्टिकली बांध लिए। तो मैं समझता हूँ ये मिसप्लेस्ड पॉलिसी थी, और जितनी जल्दी ये खत्म हो जाए उतना ही बेहतर होगा। रिएक्शन तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अभी भी तक भी यहाँ पर मार्च की मियाद है। और अतुल जी, जैसे सुधाकर जी कह भी रहे थे कि हाँ कंज्यूमर्स को शायद फायदा ना हुआ हो, कंपनीज को हुआ, शायद उनकी अपनी को भी हुआ, सुधाकर जी ने अपने आप ये कहा है, तो क्लियरली मिसप्लेस्ड। लेकिन जो ड्यूटी डिफरेंशियल्स यहाँ पर हमें देखने को मिले उसकी वजह से थोड़ा सा मिसप्लेस यहाँ पर इम्पोर्ट्स भी और प्राइसिंग भी। एज ऑफ नाउ अतुल जी, जिस तरह के इम्पोर्ट्स हम बाजार में आता हुआ देख रहे हैं, हम बात भी करते रहे हैं कि अवेलेबिलिटी यहाँ पर काफी ज्यादा रही है, अफोर्डेबिलिटी, नए बेस प्राइसेस को अब यहाँ पर हमें अपना लेना होगा। जो सरकार की नीतियां एज ऑफ नाउ हैं उसमें से क्या चेंज होने की जरूरत है, और बजट में अब यहां पर क्या खाने के तेलों का सेक्टर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है? देखिए, अब नॉर्मली आज की तारीख में मैं देखता हूं कि बजट के अंदर तो कोई इम्पैक्ट आता नहीं, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट वो साल भर लेती ही रहती है। तो बजट से हम लोगों का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट एक ही एक्सपेक्टेशन है कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है इंडस्ट्री की और अपने एडिबल ऑयल सेक्टर की, कि नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स जो है उसको एडिक्वेटली फंड करके इस साल इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने देख ही रहे हैं कि मस्टर्ड के अंदर जो मतलब अपना रकबा बढ़ा है और वॉल्यूम्स बढ़े हैं, वो अपना हिंदुस्तान का सेवियर रहा है इस पीरियड में। सुधाकर जी, आपकी क्या विश लिस्ट होगी यहाँ पर बजट से इस टाइम? आपको भी लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस या उम्मीद नहीं है? हाँ, अपार्ट फ्रॉम सेल्फ सफिशिएंसी, जो हमने इंपोर्ट वॉल्यूम को ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रखा है 3 साल से, मेरे ख्याल से उस अपॉर्चुनिटी को देख करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन जरूर हमके ऊपर ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर, ताकि हम ग्रेजुअली 65% को 50% एज अ बेस केस लेके आ सके।
एंड इन बेस्ट केस सिनेरियो जो ऑयल पाम का और इम्प्लीमेंटेशन अगर हो सकता है तो बेस्ट केस सिनेरियो में इंपोर्ट डिपेंडेंसी को हम करीब करीब 40% तक ले आए लॉन्ग टर्म में। बट इन द शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री का या हम लोगों का एक बहुत बड़ा डिमांड है कि जो रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट्स आज के दिन में हो रहा है 20 to 25%, मेरे ख्याल से जैन फेब मार्च में अगर आप देखेंगे पाम ऑयल को जो इंपोर्ट है उसको 30-40%, 35 to 40% डेफिनेटली रिफाइंड पाम ऑयल आएगा। उसके वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत तकलीफ होगी। इंडोनेशिया इज वेटिंग फॉर इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट इंसेंटिव ऑन फिनिश प्रोडक्ट, क्योंकि उन लोगों का पॉलिसी ये है कि ओरिजिन कंट्रीज का पॉलिसी ये है कि रिफाइंड ऑयल ही हम एक्सपोर्ट करें, और इंडिया का इंडस्ट्री का डिमांड है कि हम क्रूड ऑयल में ही उसको लाए ताकि वैल्यू एडिशन इंडिया में हो सके। और उसके वजह से जो मार्जिन और कैपेसिटी इंजरी जो हो रहा है, हम चाहते हैं कि रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट्स का दो तरीका है, या तो उसमें रोक लगा दे या उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे या प्रोहिबिट कर दे, या जो आज के दिन में जो डिफरेंशियल है उसको 15% तक लेके जाए, और इंडोनेशिया और ज़्यादा ड्यूटी इंसेंटिव अगर रिफाइंड ऑयल को देती है तो इसको और 20% भी लेके जाए। वो दैट इज़ वेरी मच इन द नेशनल इंटरेस्ट of our country and industry, and also all the people who are dependent on the domestic industry. All right.